Good morning students, welcome in our online classes, standard 8th. This is our social science period and myself Vikram Sharma, your subject teacher. Dear students, chapter 14 is going on and in this chapter today we will discuss Montagu-Chelmsford Reform or Government of India Act of 1919. ओके 1919 के 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे मॉन्टेग्यू सुधार का बोला जाता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम रोल्ट एक्ट ऑफ 1919, जलियांवाला बाग मैसकर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये जो मॉन्टेग्यू सुधारक थे ये 1919 में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है, 1919 में लागू हुए थे। क्या थे, देखिए, द ब्रिटिश पेड नो हीड टू द एडिशन फॉर सेल्फ रूल गोइंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत में जो सेल्फ रूल, स्वशासन की जो मांग चली आ रही थी, उसके प्रति जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उन्होंने किस तरह का कोई भी संज्ञान नहीं लिया, उसके लिए उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। दे इंट्रोड्यूस्ड अनदर सेट ऑफ रिफॉर्म्स टू अपीज पीपल। लोगों को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक नया रिफॉर्म सुधार थे जो वो लागू किए, उन्होंने शुरू किया, नए सुधार लेकर के आए। बट द रिफॉर्मर्स वर इनसिग्निफिकेंट, लेकिन जो रिफॉर्मर्स थे, जितने भी ये सुधार थे, वो मामूली थे, नगण्य थे, बहुत कम थे, इनसिग्निफिकेंट थे। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज, क्या किया था इसके अंदर, देखो उन्होंने, द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज इंक्रीज्ड इन लेजिस्लेचर असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, जो उस समय प्रांत थे, प्रांतों के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर थे या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स थे, जो मेंबर थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, उनके नंबरों में बढ़ोतरी कर दी। यानी कि अब जिसे हम आजकल एमएलए एमपी बोलते हैं, उस समय के जो हमारे प्रतिनिधि थे उनके नंबर तो बढ़ा दिए, बट देयर वाज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर। लेकिन उनकी पावर में किस तरह कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि अब जो प्रतिनिधि थे उसमें भारतीयों की संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन उन्हें किसी तरह की पावर्स नहीं दी गई। द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, डायरची, द्विशासन, दोहरा शासन, दोहरी सरकार, द्विशासन जिसे बोलते हैं द्वैत शासन बोला जाता है, वाज इंट्रोड्यूस्ड, शुरू किया गया। दो शासन वाली सरकार शुरू की गई, दोहरी सरकार का उसमें कार्य शुरू किया गया। इसका मीनिंग ये है डायरची ड्यूअल गवर्नमेंट का, कि जो पावर्स थी वो दो तरह से बांटी गई थी। ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे, जितने भी काम थे, लाइक फाइनेंस एंड पुलिस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर। ठीक है, वो सभी गवर्नर यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। एंड द इंडियन मिनिस्टर्स वर गिवन द चार्ज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, और भारतीयों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जैसे जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट कार्य थे वो भारतीय मंत्रियों के अधीन किए गए। बट द रियल पावर, लेकिन इसके अंदर भी क्या था, देखो, बट द रियल पावर स्टिल रिमेन्ड विद द ब्रिटिश ऑफिसर, लेकिन जो रियल पावर थी वो अंग्रेज अधिकारियों के पास रही। इंडियंस वर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द रिफॉर्मर्स, और भारतीय इन सुधारों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, बहुत ज़्यादा उनको हताशा ही लगी। जितने भी सुधार हुए वो सिर्फ आज तक अंग्रेजों ने जितने भी सुधार किए थे 1947 तक, वो सुधार तो उन्होंने किए, लेकिन वो कहने मात्र के सुधार होते थे। सिर्फ उनके अंदर फ़ायदा वो अपना ही देखते थे, सिर्फ ये सोचते थे कि भारतीय किस तरह जो इनके आंदोलन ये कर रहे हैं, जो ये विरोध कर रहे हैं सरकार का, ब्रिटिश का, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो किस तरह शांत हो जाए, इसलिए वो थोड़े थोड़े सुधार करते थे। लेकिन उनके अंदर भी अधिकतर जो पावर्स थी वो इस तरह की होती थी कि अंग्रेजों के पास ही रहती थी। इसी तरह से रोल्ट एक्ट ऑफ 1919 का एक शुरू हुआ। रोल्ट एक्ट क्या, देखिए ध्यान से, देयर वॉज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग द इंडियंस एंड प्रोटेस्ट इंक्रीज्ड। अब ये सारे सुधार तो हुए थे, लेकिन ये सारे क्या थे, इनसिग्निफिकेंट थे, नगण्य थे, मामूली सुधार थे, भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर इससे क्या था कि भारतीयों के अंदर असंतोष, अनरेस्ट, अशांति, असंतोष बढ़ता जा रहा था, और जो विरोध था, विद्रोह था, वो भी बढ़ता जा रहा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट
पास्ट द रोल्ट एक्ट टू कंसोलिडेट देयर कंट्रोल। और अंग्रेजों ने क्या किया, जब देखा कि भारतीय जो हमारे हाथ से बाहर जाते जा रहे हैं, उन्होंने भारतीयों को पर अपना कंट्रोल और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक रोल्ट एक्ट नाम का कानून पास किया। इसमें क्या था देखिए, इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीवन। ध्यान से सुनिए, रोल्ट एक्ट क्या था, इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट, इसमें सरकार को पावर दी गई टू अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट, किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे, एंड इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, और किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। यानी कि जिसको मन किया, जिस पे थोड़ा बहुत डाउट हुआ, उसको पकड़ लो और उसे जेल में डाल दो, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती थी। दिस कोस्ट मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल्स ऑल ओवर द कंट्री। इसका क्या प्रभाव पड़ा कि पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होने लगे और हड़ताल भी पूरे हमारे कंट्री में शुरू हो गई। लोगों ने रोल्ट एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए रोल्ट एक्ट क्या था, रोल्ट एक्ट वाज नोन एज द ब्लैक लॉ, इसे ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता था। एज नो अरेस्टेड पर्सन वाज अलाउड टू गो फॉर एन अपील, क्योंकि इसमें जिसे अरेस्ट किया जाता था उस व्यक्ति को ना तो कोई अपील करने का अधिकार था, दलील आर्ग्यूमेंट, ना ही कोई दलील दे सकता था, वो अपना तर्क वितर्क कर सकता था, और ना ही उसे कोई अपना वकील, लॉयर, एडवोकेट करने का अधिकार था। यानी कि जिस भी व्यक्ति को के ऊपर, भारतीय के ऊपर डाउट हो, जिसको पकड़ना हो, उन्होंने उसे बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी उसे वारंट के उसको पकड़ के जेल में डाल देते, और उसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी तरह कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि इसमें क्या किया था उन्होंने, इस कानून के तहत अंग्रेज जिसको भी चाहते बिन शक की बुनियाद पर उठाकर जेल में डाल देते थे। नाउ जलियांवाला बाग मैस्कर। जलियांवाला बाग मैस्कर क्या है, नरसंहार। जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ। देख क्या था इसमें, ऑन अप्रैल 13, 1919, 1919 के अंदर, अप्रैल के अंदर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन, द पीपल ऑफ पंजाब गैदर्ड ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ बैसाखी एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग नियर गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर उसके पास में बाग है जलियांवाला बाग, आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। वहाँ पर बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को जो पंजाब के लोग इकट्ठे हुए, किस लिए थे इकट्ठे हो, व्हेन दे वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स ऑफ पंजाब। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, कांग्रेस के विख्यात नेता, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के 2 कांग्रेसी नेता थे, उनको उन्होंने पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया था। इस बात का विरोध करने के लिए लोग थे जो पंजाब के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। जनरल डायर, उसमें एक सैनिक पुलिस अधिकारी था, जनरल डायर, उसका नाम था डायर, जनरल था वो। ऑर्डर द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस टू ओपन फायर एट द हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट अनआर्म्ड मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन। उसने अपनी जो आर्म्ड सेना थी, शस्त्रधारी सेना थी, जो पुलिस थी, उसको ऑर्डर दिया जितने भी बाग के अंदर सैकड़ों मासूम निहत्थे आदमी, औरतें और बच्चे थे, उनके ऊपर उसने उन्हें गोली चलाने का, टू ओपन फायर, गोली चलाने का आदेश दे दिया। द मस्कर स्टंट द होल कंट्री। इस जो रक्तपात हुआ था, जनसंहार हुआ था, इससे पूरा देश हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। होल द कंट्री, ओके। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन पंजाब। गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया कि कहीं पर जन आंदोलन ना हो जाए। अंडर मार्शल लॉ क्या, देखो इस कानून के तहत पीपल वर टर्टेड, लोगों को उत्पीड़ित किया गया, लोगों का उत्पीड़न किया गया, उन्हें सताया गया किस तरह, हर तरह से। न्यूज़पेपर्स वर बैंड, न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया। एंड मेल्स वर सेंसर्ड, और जितनी वहाँ पर चिट्ठी आती है डाक सेवा को उसमें निरस्त कर दिया गया, उसे नियंत्रित कर लिया गया, कंट्रोल में कर लिया गया, बंद कर दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं जलियांवाला बाग था जो, उसके अंदर नरसंहार कैसे हुआ और किस तरह से, किस कारण, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जिनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, उनको जेल होने के कारण उनका विद्रोह, अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए पंजाब के लोग इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी। नाउ डू यू नो, टर्की सफर्ड इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर 1914 से लेकर 1918 तक तो जो चला था, उस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने
मुस्लिमों को यह कहा कि अगर आप हमारे हेल्प करेंगे तो तुर्की का जो खलीफा है उसे मान सम्मान दिया जाएगा उसे। लेकिन अंग्रेज़ों ने बाद में अपनी बात से हट गए वो, और तुर्की का जो शासक था जिसे ये लोग अपना खलीफा मानते हैं उसके साथ बदसलूकी की। देन अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन 1919 में, ध्यान रखना, चला दिया। ठीक है, टू अंडू द इनजस्टिस अगेंस्ट मुस्लिम्स इन टर्की। तुर्की के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने इनजस्टिस किया था, अन्याय किया था, उसके खिलाफ में अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। लेटर ऑन अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द खिलाफत मूवमेंट बिकेम अ पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बाद में गांधी जी ने भी ऐसे आंदोलन चला दिया उसी समय, जिससे कि खिलाफत और जो ऐसे आंदोलन थे दोनों मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गए। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। आपने आज इसी चैप्टर को आपने पेज नंबर 160 एंड 161 तक आपने लेसन को रीड करना है। इफ एनी डाउट एंड इंक्वायरी देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।